बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के बारे में है और चैप्टर 6 का नाम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये चैप्टर 6 का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों रिजेक्ट हुई और कैसे रिजेक्ट हुई इसके बारे में पढ़ेंगे और थर्ड टॉपिक हमारा कैटनेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। वाइटल फोर्स थ्योरी सबसे पहले ये तस्वर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से ही हासिल किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता था, उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जा सकते हैं। ये पहले तस्वर किया जाता था और इस तस्वर को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, organic compounds can only be obtained from living organism and cannot be synthesized or prepared in the laboratory। तो इस वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंगली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो ऑर्गेनिक मैटर से ही हासिल किए जा सकते थे। जैसा कि पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं किए जाते थे तो रबर प्लांट से हासिल किया जाता था और कपड़े जो बनाए जाते थे वो कॉटन प्लांट से तैयार किए जाते थे। सिल्क की अगर मिसाल ली जाए तो सिल्क वर्म से हासिल किया जाता था। इसी तरह से फूड आइटम्स जितने भी हैं वो या तो प्लांट से हासिल किए जाते थे या तो फिर एनिमल से हासिल किए जाते थे। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हासिल करने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करना पड़ता था। इन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको हासिल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी था। और ये थ्योरी जब रिजेक्ट हुई, किस तरह से रिजेक्ट हुई कि 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक वोहलर था और वो जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी से ताल्लुक़ था उनका। और उन्होंने क्या किया कि 1928 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने अमोनियम साइनेट NH4CNO अमोनियम साइनेट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको वाटर में बॉयल किया। वाटर में बॉयल करने से ये ऑब्टेन हुआ यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम साइनेट था उसको वाटर में बॉयल करने से यूरिया ऑब्टेन हुआ जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसको यूरिया को हासिल करने के लिए जो एनिमल का यूरिन होता है उसमें यूरिया पाया जाता है। तो यूरिया एनिमल के यूरिन से हासिल किया यानी ऑर्गेनिक मैटर से हासिल किया जाता था। लेकिन पहली बार जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोहलर ने 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया कि अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया। यानी कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया लेबॉर्ट्री के अंदर। तो यहाँ से इब्तिदा हुई, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होने लगे। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रीवियसली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स यूरिन। After this experiment, vital force theory was rejected and then series of organic compounds started preparing in laboratories। उसके बाद एक सिलसिला चल निकला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होने लगे। तो इस तरह से 1928 में जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोहलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई।
अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक है कैटनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना मस्ट है, यानी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड करता है कार्बन पे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनमें कार्बन होना लाजमी है, ज़रूर होता है। कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक हैं, लेकिन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन लाजमी पाया जाता है। और कार्बन ही क्यों पाया जाता है? तो इसकी एबिलिटी होती है कैटनेशन की। कैटनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम की एबिलिटी है या टेंडेंसी है टू बॉन्ड इटसेल्फ विथ अदर कार्बन एटम्स टू मेक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स एंड रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड्स। यानी कि ये कार्बन की टेंडेंसी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स बनाता है और रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड्स बनाता है। और ये एबिलिटी कार्बन में ही क्यों पाई जाती है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये टेट्रावैलेंट एटम है और इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये टेट्रावैलेंट एटम इसलिए होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये टेट्रावैलेंट कहलाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कार्बन का एटम स्मॉल होता है, इसीलिए इसका रेडियस भी स्मॉल होता है, तो इसलिए इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। दूसरे एटम्स की तरफ इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और टेट्रावैलेंट्स एटम और भी होते हैं, जैसा कि सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है। ये कार्बन फैमिली में आता है सिलिकॉन, तो ये भी टेट्रावैलेंट है। इसके इतने कंपाउंड्स, इसमें कैटनेशन की एबिलिटी इतनी नहीं होती जितनी कार्बन में होती है। वजह इसकी ये है क्योंकि सिलिकॉन का एटम बड़ा होता है, इसका रेडियस भी बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन। सो कार्बन हैज दिस एबिलिटी ऑफ कैटनेशन ड्यू टू वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 और इट इज टेट्रावैलेंट, सो इट कैन बॉन्ड कोवैलेंटली easily with other atoms. And second point is its atom is small. Carbon atom is small, so its radius is also smaller, so attraction towards other atoms is more than other tetravalent atom like silicon. ये कैटनेशन की एबिलिटी सिलिकॉन में भी पाई जाती है, लेकिन चूंकि सिलिकॉन कार्बन से बड़ा होता है तो इसलिए इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, कार्बन की ज़्यादा होती है। तो इसलिए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ये बना सकता है। इसको हम एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यहाँ तक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।